उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है, जिसे लेकर विशेष तैयारियां की जा रही है। राज्य स्थापना दिवस से पहले विशेष सत्र में राष्ट्रपति का आना और पीएम मोदी के दौरे की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं और ऐसे में तमाम बड़े फैसलों की ओर इशारा भी हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निश्चित भाटिया। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस को एक बड़े सेलिब्रेशन के रूप में मनाने की तैयारियां की जा रही है और हो भी क्यों ना, क्योंकि उत्तराखंड राज्य गठन को 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी ये रजत जयंती वर्ष है और इसे खास बनाने के लिए सरकार ने एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें सरकार और विपक्ष मिलकर प्रदेश की प्रगति पर चर्चा करेंगे। और आज क्वेश्चन आवर्स में इसी विशेष सत्र पर विशेष चर्चा भी की जाएगी कि आखिर पक्ष और विपक्ष किन मुद्दों को प्राथमिकता देगा और आखिरकार इस सत्र में राष्ट्रपति के शामिल होने की जो संभावना जताई जा रही है वो इस विशेष सत्र को कितना विशेष बनाएगा। तो अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं विशेष सत्र में आखिरकार क्या कुछ विशेष चर्चा होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले 2 दिवसीय सत्र में उत्तराखंड के भविष्य पर खास तौर पर चर्चा होगी और 25 वर्षों में आखिरकार क्या कुछ कर पाए हैं और क्या कुछ करना बाकी रह गया है, उन विषयों पर खास चर्चा होगी। विशेष सत्र में बीजेपी की सरकार अपनी उपलब्धियों को गिना सकती है। आखिरकार उन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड को दिया क्या है। उत्तराखंड की 25 साल की विकास यात्रा का गुणगान इस 2 दिन के सत्र में हो सकता है। आने वाले प्रमुख नीतिगत चुनौतियों पर भी विचार विमर्श होगा। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड स्थापना दिवस, रजत जयंती वर्ष इस वक्त सरकार मनाएगी और क्या आंदोलनकारियों के सपनों पर काम किया गया है, क्या ये 25 वर्ष बेहद लाभदायक रहे हैं, पहाड़ की राजधानी क्या मिल पाई है। जिन विषयों को लेकर आंदोलनकारियों ने सपना देखा था उत्तर प्रदेश से एक पहाड़ी राज्य को अलग करने को लेकर, क्या वो सारे सपने पूरे हो पाए हैं, आज इस विषय पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अब 2 दिन का विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें विशेषकर इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी जरूरी हो जाती है। 25 साल बाद भी पहाड़ के कई ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो खाली हो चुके हैं, यानी कि पहाड़ में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा, ऐसी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। शिक्षा का अभाव तो सड़कों की सुविधा नहीं, और आखिरकार कितने और महत्वपूर्ण विषय, इन विषयों पर खासतौर पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत रही है। और आज वो दिन आ चुका है जहां पर इन 2 दिनों में विशेषकर इन विषयों पर चर्चा होगी जो कि इन 25 सालों में नहीं हो पाए हैं और 25 सालों के बाद आगे इन पर काम करने की जो जरूरत है, इन्हीं विषयों पर खास फोकस इस सत्र में रहने जा रहा है। और हमारे साथ आज तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं जो आज इस विशेष सत्र पर किन मुद्दों को यहां पर उठाया जाएगा, किन मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, उस पर चर्चा करेंगे। सीधे पैनलिस्ट का रुख करते हैं। हमारे साथ कमलेश रमन जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा अभिषेक भंडारी कांग्रेस के नेता है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। और भी हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट है, दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता, राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ इस वक्त यहाँ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुकरेती जी जो कि राज्य आंदोलनकारी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करूंगी। और कुकरेती जी, सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, आंदोलनकारियों ने बहुत सारे सपने देखे थे जब इस राज्य का गठन होना था, तो जहद की गई थी, वो संघर्ष किया गया था जिसको चाहकर भी नहीं भूला जा सकता, कि उन्हीं के कण कण से ये पूरे प्रदेश को बनाया गया है। और आज हम जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो 25 साल हैं वो 25 वर्ष पूरा होने का मना रहे हैं या फिर वो 25 वर्ष अधूरे रहने? देखिए, निश्चित रूप में आज उन शहीदों को हम याद करते हैं, बच्चों की जो यात्रा है, तो निश्चित रूप में 25 वर्षों का हम खुशी भी मनाएंगे, क्योंकि शहादत, इतने त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद राज्य मिला है। तो निश्चित रूप में वो खुशी, वो अनुतेक उस राज्यवासी को होगी और होनी भी चाहिए, कि क्योंकि कितने संघर्ष के बाद इस तरह से मिला था। उन छात्रों ने उस समय जिस प्रकार से जो आगाज किया था, भले ही आवाज 1942 से उठी हो, लेकिन एक समय हर बार ऐसा आता है कि जब कोई ना कोई एक मूवमेंट खड़ा होता है, सामाजिक आंदोलन जिसको आप कह सकती हैं। लेकिन जो विकास एक जैसे सतत प्रक्रिया है, पलायन सतत प्रक्रिया है, इन सब चीजों के मद्देनजर चलते हुए निर्भर ये करता है कि हम लोग कितना उस पर, ये शोध का विषय है, ये कितनी सरकार और शासन उस चीज को लेकर गंभीर है।
जो राजनीतिक अपरिपक्वता हमारे राज्य के लीडरशिप में है रही है, मैं आज भी उसको अपरिपक्व इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 45 वर्षों के अंदर जितने मुख्यमंत्री हमें मिलने चाहिए थे वो मात्र हमने 10-12 सालों के अंदर ले लिए। तो ये कोई हमारी राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। हमारे अंदर कितनी धैर्यशीलता है राज्य के परिप्रेक्ष्य में, और विशेषकर जिस संस्कृति को लेकर, रोजगार को लेकर, जल जंगल जमीन पे दम भरने वाले हम लोग ये सोच रहे थे कि हम किस आर्थिक रूप से हम कहाँ जुड़ेंगे, सांस्कृतिक रूप से हम कहाँ जुड़ेंगे, तीर्थाटन पर्यटन सबको अलग अलग दिशाओं में देख के हम लोग सोच के चला करते थे। उसमें आज शोध करने की विषय वाकई में ये आ चुका है कि हम करने क्या जा रहे हैं, किया क्या हमने। खाली मात्र सड़क निकाल देना एक विकास की प्रक्रिया है, भवनों को खड़ा कर देना विकास की प्रक्रिया है क्या? हर रोजगार को जो हाथ को रोजगार मिल पाया है क्या? हम जो मैंने कहा सतत प्रक्रिया है। पलायन पहले भी होता था लेकिन ऐसे नहीं होता था। आज जो बोरी बिस्तर बंद करके जो पलायन हो रहा है, और तब जो है परिवारों में 6 महीने के अंदर जो नौकरी और पैसा वाला आदमी होता था, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी गैर सरकारी हो, वो अपने परिवार से संबंध बना के रखता था। आज मिलेट की बात हो रही है, मिलेट क्या उस पर फोकस करने की बात हो रही है? अगर सेब उत्तरकाशी का अगर हर्षिल घाटी है तो क्या कोई अखरोट की घाटी बनाई गई? क्या कोई माल्टा की घाटी तैयार की गई? क्या दूसरे तैयार की गई? ये सारी चीजें हैं जो हमारे पहाड़ को पीछे पलटने के लिए उस पर शोध करने का जो विषय है। बात की पीड़ा जरूर रहेगी कि इन 25 वर्षों के अंदर किस सरकार ने एक झूठ मूठ का पैनल भी उन खटीमा, मसूरी और मुजफ्फरनगर कांड के लिए खड़ा नहीं किया। वो पीड़ा मेरे दिल भर आ गई। आज कई शहीदों के जो परिजन हैं, वो अगर कल को कोई फैसला आता है, जिस तरह से हम लोग दाएं बाएं से प्रयास करने लगे हुए, वो सुनने के लिए लायक जीवित नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ी चर्चा हो सकती है, वो आपके माध्यम से आगे आएगी। बिल्कुल कुरकेती जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने रखे। लेकिन राकेश जी, एक और चीज मैं जानना चाहूंगी। 25 साल बीत गए हैं और हम रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि इस पहाड़ी राज्य को वो पहाड़ वाली जो हम लोगों ने उम्मीद रखी थी पहचान दिलाने की, क्या वो मिल पाई है? देखिए निशी, इस मामले में चूंकि अब सार्वभौमिकता वाला का समय आ गया है, अब वो आप किसी एक सेक्टर को लेके या किसी एक चीज को लेके आप किसी राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। केरल में भी ऐसी स्थिति नहीं है, वहां भी दूसरे राज्यों के पलायन है। आज जहां रोजगार होगा पूरे देश से लोग वहां जाएंगे। आज भी आपको, अभी पीछे भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक चिंता जाहिर की थी डेमोग्राफी को लेके, तो आज भी स्थिति वही है कमोबेश। पलायन आपके राज्य का दूसरे राज्य में हो रहा है। दिल्ली में आपकी संख्या बहुत अच्छी हो गई, महाराष्ट्र में आपकी संख्या बहुत अच्छी हो गई, लखनऊ संख्या बहुत अच्छी हो गई, और विदेशों में आपकी संख्या बहुत अच्छी हो गई। तो दूसरे राज्यों की यहाँ आकर 22 से 25-30% तक हो गए। 37, 38 विधानसभा ऐसी हो गई कि जहां पर आप अल्पसंख्यकों की स्थिति में आ गए। ये 25 सालों की उपलब्धि ये भी है, 25 साल की एक उपलब्धि ये भी है। अब वो अब आप उसे नहीं कर सकते क्योंकि वो आवश्यकता है। आज भी आप घंटा घर पे खड़े हो जाइए और आपको अपने घर का निर्माण करवाना है, तो आपके यहां से कोई ऐसी लेबर नहीं है जो जाके काम करेगी। काम वो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले ही आगे करेंगे, और वही कर रहे हैं। तो ये विकास की जरूरत पड़ गई। आज भी पर्यटन क्षेत्र में आप जाइए तो बद्रीनाथ का अगर गेस्ट हाउस में आप हो तो वहां जो काम करने वाला व्यक्ति है वो दूसरे राज्य का है। तो ये अब आप इसको इस तरीके से नहीं, हाँ इनके साथ ही अब आपको काम करना है। ये पहले भी स्थिति थी और ये आज भी स्थिति है। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में, चूंकि हम लोग की शिक्षा दीक्षा यहीं की है। हाँ। हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, हम लोग यहीं काम करते थे, तो हमें तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लग रहा है। यही परिवर्तन लग रहा है कि दिन ब दिन अगर हम लोगों ने अभी भी चेतना हमारे भीतर नहीं आई और ऐसे ही रोजगारों की स्थिति हम पैदा करते रहे, तो किसी दिन राज्य के जितने निवासी हैं ना, ये अल्पसंख्यक मोड पे आ जाएंगे। बिल्कुल। और विषय पर देखिए, एक तरफ इसको पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है, लेकिन एक तरफ एक नेगेटिव वे में भी लिया जा सकता है कि पलायन करके पहाड़ तो खाली हो रहे हैं, लेकिन जो बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आकर प्रवेश कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक चेंज जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था, उस विषय पर भी सोचने की जरूरत हो जाती है। एक लाइन में और जोड़ देता हूँ। हाँ। अब उत्तराखंड की स्थिति उद्योग प्रदेश की हो गई है। हाँ। 500 से ज्यादा 700 इंडस्ट्री आपके हरिद्वार में है। कितने उद्योगपति यहाँ के हैं? सेलावी में आपके पास 500-700 फार्मा इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। कितने उद्योगपति यहाँ के हैं? रुद्रपुर पूरा उद्योगों से भरा पड़ा है।
आप सितारगंज में चले जाइए, उद्योग लगे हुए हैं। तो जब हम दूसरे लोगों को यहाँ बुलाते हैं इन्वेस्ट के लिए, तो उनके साथ उनकी टीम भी आती है। तो आप राज्य के विकास का एक बहुत बड़ा अंग ये भी है। तो हम इस चीज से भी नहीं नकार सकते। हमारे इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर दूसरे राज्यों में काम करना पसंद करते हैं और दूसरे राज्यों के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स यहाँ आके काम करते हैं। तो ये डेमोग्राफी चेंज भी है और एक ये हमारे रोजगार की स्थिति भी है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो बाहर के लोग आते हैं वो आज भी पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते और ना पहाड़ में जाना चाहते, और यही एक मूलभूत कारण रहा तभी है। तो राकेश जी ये कह रही हूँ ना कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी है जी, और इसको हमें समझने की भी जरूरत है, काम करने की जरूरत है। हम अगर अपने व्यक्तियों को यहीं पर रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे तो बाहरी राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है। जी, हालांकि हम बाहर से यहाँ पर उद्योग स्थापित सकते हैं और इसको ग्रांड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें रोजगार की भी बेहद जरूरत हो जाती है। इसके साथ ही रावत जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए यूकेडी बहुत सारी तैयारियों में इस वक्त जुटी हुई है। यूकेडी का अस्तित्व कहीं ना कहीं आंदोलन से जुड़ा हुआ है, आंदोलनकारियों की पार्टी भी कहा जाता है यूकेडी को। लेकिन विशेष सत्र की अगर हम बात कर लिए तो यूकेडी क्या कुछ उम्मीद लगाई बैठी है कि विशेष सत्र में क्या पेश होने जा रहा है? देखिए निश्चित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी हाल फिलहाल की जो घटनाएं प्रदेश में घटी हैं और राष्ट्रपति जी यहाँ पर आ रही हैं और 21 तारीख का नकल का जो प्रकरण था जिसमें पेपर लीक हुआ था, उसके बाद सरकार ने युवाओं के दबाव में सीबीआई जांच की संस्तुति करी थी। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जी यहाँ पर अब सीबीआई जांच की मोहर लगाने वाली है। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वही अपने आप घोषणा करेंगी कि सीबीआई जांच इसमें होगी। इसके अलावा तो मुझे कुछ और लगता नहीं है ना। यूकेडी को और ज्यादा उम्मीद है इस तो दीपक जी, मुख्यमंत्री काफी नहीं थे जिन्होंने संस्तुति दी थी? तो आप मुझे बताइए, क्या सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद क्या सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है? अब मुझे लगता है कि वो उनके बस का नहीं है मुख्यमंत्री सीबीआई जांच करवाना। उनका सिर्फ संस्तुति दे देना था। उसकी घोषणा करना आप शायद प्रधानमंत्री जी आएंगे या स्वयं राष्ट्रपति जी करेंगी कि जी अब इस प्रदेश में जितने भी नकल जो पर्चा लीक हुआ था उसकी घोषणा हम करते हैं। शायद यही ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि इस पर कोई उम्मीद नहीं है। 25 साल में चलना था हमने 1000 कोस, ये प्रदेश 25 कोस भी नहीं चल पाया। निश्चित जी, ये समस्याएं आज भी जिन मूलभूत सुविधाओं को लेकर ये प्रदेश बना था ना, जो 22 शहादतें जिन लोगों ने दी थी, ये भीख में कटोरे में प्रदेश नहीं मिला है, संघर्षों से मिला है। लोगों ने अपना जीवन दे दिया है, जीवन का महत्वपूर्ण समय दे दिया है। कुदरती जी बैठे हुए हैं, पूरा समय दिया है अपना जीवन काल, जहां पर लोग अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, यहां पर लोगों ने संघर्ष किया है। तो कोई ये समझे कि हमने दिया है या खैरात में मिला है, तो नहीं है, निश्चित रूप से नहीं है। अब पॉइंट की बात आते हैं। देखिए आज भी मूलभूत सुविधाएं क्या थी, किन कारणों से यह प्रदेश बना था? 25 वर्ष होने आए हैं। हम सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये वो कारण थे। रोजगार यहां नहीं था, भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विषम थी, संस्कृति अलग थी, समाज अलग था। यही विषय थे ना, 4 विषय। अब आप मुझे बताइए, आज 25 सालों के बाद कहां है? कहां है हमारी संस्कृति? कहां है हमारी आर्थिक? कौन से साधन बढ़ गए? कौन सी भौगोलिक परिस्थितियों में आज भी बाघ उठा के ले जा रहा है, आज भी भालू मार रहा है, आज भी स्वास्थ्य सुविधाएं ऐसी हैं कि प्रसव बीच रोड में हो रहा है, जंगल में हो रहा है, 25 वर्षों के बाद भी। ये विषय भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ऋषि जी, इस प्रदेश की विडंबना ये रही है कि ये प्रदेश पिछले 25 वर्षों में वो शासन कर रहे हैं जिनका कुछ भी योगदान संघर्ष का नहीं रहा है इस प्रदेश के निर्माण में। आंशिक रूप से रहा होगा, लेकिन पूर्णतः कभी नहीं रहा है। और सत्ता के गलियारों में उनको मौका दिया है इस जनता ने, और उसका खामियाजा आज पूरा प्रदेश भुगत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र रोज पढ़ती हैं निशि जी, एक दिन मुझे बता दिए जिस दिन अखबार में ये न्यूज आ रही हो कि जो यहाँ का दून हॉस्पिटल है उसमें कोई विभाग बंद हो गया है या कोई जांच बंद हो गई है या किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये मैं आपको जो हमारा देहरादून राजधानी है उसका जो मुख्य चिकित्सालय है उसकी विषम परिस्थिति बता रहा हूं। रोज का अखबार हर दूसरे दिन इस समस्या से भरा पड़ा रहता है। अब आप मुझसे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह प्रदेश 13 जिलों से बना हुआ है, ये सिर्फ 4 मैदानी जिलों से नहीं बना हुआ है। विकास का पैमाना लेकर भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता गली गली गाते फिरते हैं। प्रदेश 9 हिमालय और राज्यों से, प्रदेश से बना है। मैं पूछना चाहता हूं,
जब जहां पर हम राजधानी में बैठ के राजधानी के मुख्य चिकित्सालय की स्थिति ये रहती है, तो सुदूर प्रांत में की क्या स्थिति होगी। हाँ। स्वास्थ्य की संबंधी बात कर रहा हूं मैं आपसे। ठीक है। अभी मैं रोजगार पे नहीं आया हूं। रोजगार की स्थिति यह है कि जिस सड़क विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हो, जिस विकास के नाम पे रोड मेरे गांव तक ले गई, उस गांव से मेरा युवा गाड़ी पकड़कर शहर चला गया, मेरे गांव वीरान हो गए। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज भूतिया गांव बन चुके हैं मेरे गांव पिछले 25 वर्षों में। उसका जवाब किसको पूछेगा? उसका जवाब कौन देगा? कौन सी वर्तमान सरकार दे रही है? बिल्कुल दीपक जी, यही वो मूलभूत मुद्दे हैं जिनको लेकर राज्य का गठन हुआ था। रोजगार मैंने बोल दिया। हाँ, देखिए, रोजगार मैंने बता दिया, चिकित्सा सुविधा मैंने बता दी। अब नारी शक्ति की बात भी कर लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने हिमालय राज्यों में सबसे ज्यादा अपराध अगर नारियों के प्रति हैं, जिस नारी शक्ति के प्रति है, तो वो कहां है? मेरे प्रदेश में नंबर 1 है। नंबर 1 है मेरा प्रदेश। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी है ये जिम्मेदारी? कहां है वो विकास? अब अब आते हैं सरकार की बात। मैं सरकार की बात करना चाहता हूं। दो मुख्यमंत्रियों ने दो घोषणा करी। अभी 4 धाम यात्रा समापन की चल रही है। 2 हमारे धाम बंद हो चुके हैं, 6 वर्ष के 6 महीने के लिए, और 2 और अभी बंद होने वाले हैं। कहां? देवस्थानम बोर्ड किसने करी थी घोषणा इस प्रदेश में? कौन थे वो? किसके मुख्यमंत्री थे वो? भारतीय जनता पार्टी के। अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 1 वर्ष पूर्व किसने कहा था 4 धाम यात्रा विकास प्राधिकरण? ये किसके जबान से निकले थे? स्वयं मुख्यमंत्री के। कहां है वो विकास प्राधिकरण 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। 2 बार यहां की जनता ने 5-5 इनके सांसद भेजे, और 2016-17 में स्वयं प्रधानमंत्री कहते हैं एक सांसद 15 अगस्त को बोलते हैं एक सांसद एक गांव गोद लेगा और अब गांव चमकेगा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं बड़े विनम्र तरीके से कि बताइए, इन 10 वर्षों में 10 गांव तो बनी गए होंगे वो सांसदों के गोद लिए हुए। हाँ। अब फिर मैं और जुमले की सरकार इस प्रदेश में, जुमला देने में इनका कोई पीछा नहीं है। अब आपको मैं असली बात बताता हूं, क्या मिला है इस प्रदेश को। इस प्रदेश को पिछले 8 वर्षों से, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज हो गया है। किसकी जिम्मेदारी है डेमोग्राफिक चेंज होने की? सरकार में कौन है? यूकेडी है क्या सरकार में? कौन है सरकार में? कौन रहा सरकार में? और मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से बड़े विनम्र होकर सरकार से, ये अर्बन नक्सलवाद कब पैदा हो गया? ये अर्बन नक्सलवाद कहां से आ गया? इतना आंदोलन हमने करा इस प्रदेश के लिए निशी जी। भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में नहीं थी, लेकिन बाद लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में होती और इस प्रदेश का आंदोलन चल रहा होता, तो आज मेरे कुकरेती भाई उग्रवादी होते। जब ये आज युवाओं की छोटी सी फौज को जो रोड पे जाती है, उसको अर्बन नक्सलवाद कहते हैं। कहते हैं हमने झारखंड में, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म कर दिया, और उत्तराखंड में अर्बन नक्सलवाद है। आप लोग धिक्कार है आपकी इस राजनीति को। जो आरोप स्वयं मुलायम सिंह इस प्रदेश में नहीं लगा पाए, जो आरोप यहां के इतने साफ सुथरे आंदोलन पे कोई नहीं लगा पाया, जरा सी युवाओं की आंधी क्या चली, हवा क्या चली, आपने यहां की युवाओं को अर्बन नक्सलवाद बोल दिया। अगर आपकी सरकार केंद्र में रहती, अगर 9 नवंबर 2000 से पहले, तो निश्चित रूप से हम पर माओवादियों का तमगा लग चुका होता, और आज हम इस पैनल में कुकरेती से बैठे हुए हैं, ये माओवादी करार किए थे। सबसे पहले किसने बोला था यहां के लोगों को माओवादी? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। किसने बोला यहां पर नक्सलवाद आंदोलनकारियों को? यहां के प्रदेश अध्यक्ष और स्वयं मुख्यमंत्री ने। यह है मिला है इस प्रदेश को। इतनी शहादतों के बाद अगर हमें नक्सलवाद सुनने को मिल रहा है कि आप आंदोलन करेंगे तो आप नक्सलवाद करेंगे, और आप कहते हैं 25 वर्ष के रजत जयंती समारोह में आप खुशियां मनाइए। अरे हमें नक्सलवाद बता दिया गया है, हमारी युवा पीढ़ी को अर्बन नक्सलवाद ठहरा दिया गया है, और आप कहते हैं इन 25 वर्षों में यह मिला है हमें। इतनी शहादत देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को, जो आंदोलनकारियों को अर्बन नक्सलवाद और माओवादी विचारधारा के बोलते हैं। ठीक है दीपक रावत जी, महत्वपूर्ण मुद्दा है, और इस विषय पर कई कड़ियां जुड़ती हुई भी नजर आती हैं, चाहे वो इस पेपर लीक मामले से जुड़ी क्यों ना हो, पहाड़ों में वो मूलभूत सुविधाएं क्यों ना हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि ये 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, रजत जयंती में हम कदम रख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो 25 वर्षों के कितने मुद्दे होंगे जो अभी भी अधूरे पड़े हैं, और जिन मुद्दों पर काम करने की बेहद जरूरत है। एक एक करके जवाब लूंगी कमलेश जी, लेकिन सभी के सवाल इकट्ठा कर लेती पहले। और अभिषेक जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या रणनीति तैयार की है? विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, कांग्रेस की तो बहुत अहम भूमिका रहने जा रही है, बताइए। धन्यवाद निशी जी। 25 साल
बेमिसाल, वाकई में बेमिसाल। आज की एक छोटी सी न्यूज बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चौखटिया में जनता की मांग पे वहां पे 2 डॉक्टरों का स्थानांतरण किया था, लेकिन 24 घंटे में वो निरस्त हो गए। कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, सत्ता आपके पक्ष है और ऑर्डर आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप किसी भी आदमी को माओवादी बोल सकते हैं तो ये आदेश बहुत छोटी चीज है। उत्तराखंड 25 साल का होने जा रहा है। ये उत्तराखंड जो आज भाई यहाँ पे कुकरेती जी बैठे हुए हैं, भाई दीपक रावत जी हैं, पीड़ा है, हमारी भी है। क्यों हम आंदोलनकारी नहीं रहे क्या? इस प्रदेश में जो भी उस समय था, उसकी मनोभावनाएं अपने प्रदेश के प्रति थी। आज भाई दीपक रावत जी बोल रहे हैं कि मुलायम सिंह जी भी हम लोगों को माओवादी नहीं बोल पाए, और जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, ये उत्तराखंड एक हिमालयी प्रदेश है, तो ये आग तब से चली थी। ये छात्र आंदोलन आरक्षण के मुद्दे पे 1990, 91, 92 में और उत्तराखंड आंदोलन मूवमेंट में चली गई, और उसके बाद कई शहादत हुई है। सुन के आंखें नम हो जाती हैं। वक्त हर चीज की पीड़ा को भर देता है, लेकिन अगर आप सुनेंगे मसूरी गोलीकांड, कहां कहां रामपुर तिराहा, तो आदमी बोल नहीं पाएगा कि क्या क्या हमारे साथ हुआ है। लेकिन चलो 2000 में हमें उत्तराखंड मिला, ठीक मिला। आप ट्रैक पे आए, 25 साल बेमिसाल, ठीक बोला। अब ये सिर्फ होगा क्या है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे या राष्ट्रपति जी आ रहे, 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया प्रदेश सरकार, ठीक है, आपकी अपनी कोई विशेष नीतियां होंगी, रणनीतियां होंगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि अब 2027 आ रहा है, चुनावी मोड़ है। आपको लग रहा होगा कि हर तरह से फीडबैक भी ले रहे हैं कि हम किस जगह पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं या हाशिए पे हैं। जिस तरह से पंचायत चुनाव, जिस तरह से निकाय चुनाव सबके सामने है, आप निस्संदेह जो जीत के आए अपने पक्ष में मिला दिया, चाहे साम दाम दंड भेद करके, कोई बात नहीं। आपने कई जगह छोटी सरकारों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ये हाई कोर्ट ने सो मोटो संज्ञान लिया प्रदेश सरकार को, और पहली बार यहाँ पे निर्वाचन आयोग को 2 लाख का जुर्माना पूरे देश में पहली बार लगा। इसी मुद्दे पर बिल्कुल आना चाहूंगी, और क्योंकि पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा, फिर विधानसभा और 2027 तक का टारगेट कहां से यहां से कनेक्ट होगा, और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ये दौरा होने वाला है, और वो भी ऐसे समय पर जब रजत जयंती वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो ये बहुत दिलचस्प रहेगा। अभिषेक जी, चर्चा की आगे शुरुआत भी मैं आपसे ही करूंगी, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन आवर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और क्वेश्चन आवर में आज उस महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं, जो कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, और वो भी ऐसे मौके पर, उस ऐसे खास विषय पर जब उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहा है। और आखिरकार इसको लेकर पूरे प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी भी की जा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का दौरा भी होने वाला है, वो भी बेहद खास होने वाला है, और राष्ट्रपति की मौजूदगी भी इस सत्र में हो सकती है। इसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। अभिषेक जी से मैं डिबेट कंटिन्यू करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी आखिरकार कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है। क्या बराड़ी सैंड में जो अभी विशेष सत्र आयोजित किया गया था मॉनसून का, क्या उसी तरह से ये भी टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर कुछ रणनीति पहले से तैयार है? धन्यवाद निशि जी, आपने कंटिन्यू करने का मौका दिया। प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी हमारे रजत जयंती पे आ रहे हैं, ये सिर्फ होगा क्यों है? क्या मुख्यमंत्री जी काफी नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी
बहुत बड़ी चीज होते हैं और दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो हार के बने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री दूसरी बार के हैं। और प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पे चार धाम यात्रा शुरू हुई थी तो भी आए थे, जब उन्होंने बोला था कि यहाँ पे एक नया आपको रोजगार शुरू करना चाहिए, घाम तापो। तो घाम शायद काफी लोगों ने तापा होगा। जब प्रधानमंत्री इतना बड़ा व्यक्ति कोई बात बोलता है तो उसके अलग अलग मायने होते हैं, तो उस मायने को हमारे यहाँ के राजनयिक या यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने किस रूप में लिया? ठीक है। या घाम तापो, पहले ये बताओ कि कितने लोगों ने घाम तापा? भंडारी जी एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, इसी में जोड़ लीजिएगा। हम तीनों ना 3 में है ना 13 में है, विधानसभा का सत्र है। आप मुझे ये बता दो कि कांग्रेस अपनी तरफ से क्या एजेंडा ला रही है इस 25 साल में? बिल्कुल वही विषय मैं- पर मैं चाह रही थी कि टू द पॉइंट क्योंकि चर्चा ना की जाए। अभिषेक UKD जी, है जो सदन के अंदर जाएगी, ना मैं जाने वाला हूं ना क्योंकि भैया अभिषेक जाने जी हमने देखा कि वो हमें ये 2 से बता 3 दो दिन कि के हम सत्र में भी प्रदेश की किस तरीके से टाइम प्रदेश की वेस्ट जनता हुआ है, सरकार से क्योंकि क्या जानना जो चाहती है विपक्ष से और उम्मीद किस लगाई चीज गई पे थी वो घेरना हुआ चाहती है, नहीं उस पे था। हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं आपको अभी बता तो रहा रणनीति क्या है कांग्रेस की? टू द पॉइंट आएंगे अभिषेक जी। हूं। रणनीति जो विशेष सत्र है, पहले तो आपके क्वेश्चंस और उसके बाद यहां पे क्या उत्तराखंड बदहाल पिछले 2 टेन्योर से कितना बदहाल है, उसके हर पॉइंट्स अभी आप दीपक रावत जी बता थे। मैं आपकी बात को कंक्लूड करूंगा इसमें कि सबसे नजदीकी मेडिकल कॉलेज दून हॉस्पिटल 2 दिन में हर नया विभाग या कोई नया शिफ्ट होगा, इसमें यह होता है कि यह हो गया, ठीक है। अब आप बताइए, आप न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे, पिछले कितने सालों से जब न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज पढ़ा जाता था तो पहली न्यूज ये मानी जाती थी कि ये न्यूज है, दूसरे पेज की न्यूज को उससे थोड़ा छोटा माना जाता था। आज की कोई भी पेपर, कितना बड़ा पेपर, मैं हिंदुस्तान या पाइनियर, ये जो बाहर के और पेपर हैं उनको छोड़ के यहाँ के जितने भी पेपर हैं, अमर उजाला, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान, कम से कम 4 या 5 पेज तक खाली एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट है। ये क्या है? क्या हुआ इस देश में? हम एडवर्टाइजमेंट पे जिंदा हैं क्या? सरकारें भी एडवर्टाइजमेंट, 1001 करोड़ आपने सुन ही लिया होगा कि विज्ञापन पे 1001 करोड़ किस तरह से खर्च हुआ है। अब आप बता रहे हो कि विशेष सत्र बुला दिया। कांग्रेस की क्या रणनीति है? कांग्रेस की बेहद आक्रामक और अच्छी रणनीति है और जनता के हित में है। ये आपको 3 और 4 तारीख जो हो रहा है उसमें दिखाई देगी। इसका और ठीक है। प्रसार आप भी करोगे? ठीक है, ठीक बिल्कुल है अभिषेक करेंगे। जी, मान लेते हैं कि 3 और नवंबर को हम लोग देख पाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस कितनी ज्यादा उजागर है उत्तराखंड के उन प्रमुख मुद्दों को लेकर, कि आखिरकार उत्तराखंड में अभी 25 वर्षों में क्या कुछ नहीं हो पाया था जिस पर काम करने की सरकार को जरूरत है, और वही विपक्ष की भूमिका उस विशेष सत्र में निभाई जाएगी जिस कांग्रेस को निभानी चाहिए। ठीक है, कमलेश जी के पास आना चाहूंगी। कमलेश जी, जवाब दीजिएगा, आखिरकार क्या तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं? विशेष सत्र बुलाया गया है, 2 दिन का महत्वपूर्ण विशेष सत्र है, क्या कुछ रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा किस विषय पर होने जा रही है, की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मेरा सभी पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको मेरा प्रणाम। और क्योंकि आज की जो हमारी डिबेट है वो उत्तराखंड 25 वर्ष का हुआ है उसकी रजत जयंती पर है, तो मैं अपने उन शहीदों को याद करूंगी जिनकी वजह से, जिनके आंदोलन से, जिन्होंने बिल्कुल फ्रंट में आकर के आंदोलन किया और वो उनकी शहादत हुई और हम इस उत्तराखंड को पा पाए। तो मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि आज जो सपना हमारे आंदोलनकारियों ने देखा था पृथक राज्य का, उसको मुझे लगता है जितने भी हमारे 2 पैनलिस्ट जो राजनीतिक दल हैं, देखिए उनको कुछ इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज अभी इसी वक्त कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं वो अपनी 2 उपलब्धि ये नहीं बता पाए कि 10 साल तो सरकार उनकी भी रही होगी ना, काम तो उन्होंने भी किया होगा ना, तो हमने कैसे इसमें उत्तराखंड में काम नहीं किया? हमने यहाँ काम भी किया है, हमने यहाँ विकास भी किया है,
हमने यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी किया है, हमने युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम भी किया है, हमने पलायन को रोकने के लिए भी काम किया है। हमने यहाँ पर किस तरीके से हमारे जो लोग पलायन करके चले गए थे, उनको हम कैसे वापस लाए, कैसे उनको हम रिटर्न करें, उनको हम पहाड़ों में किस तरीके से लाए, कैसे स्वरोजगार से जोड़े, कैसे किसानी से जोड़े, कैसे हम खेती से जोड़े, कैसे हम होम स्टे से जोड़े, ये हमने काम किया है। उपलब्धियां हैं हमारी 25 साल की, क्यों नहीं दिख रही इनको उपलब्धियां? मुझे आप बताइए, ये अभी कह रहे थे कि राजधानी का जो हमारा दून अस्पताल है, जो मुख्यालय चिकित्सालय है यहाँ पर, वहां पर कुछ नहीं हुआ, उसको बदहाल हालत में है। अरे तो चले जाइए ना, पिछले 10 साल की जो पिछले अगर रिकॉर्ड में आप जाएंगे इतिहास में, तो पता लग जाएगा कि 4-4 घंटे लाइन में खड़े होकर के आप जो है पर्ची बनाने का काम करते थे। उसके बाद आप 2 बजे तक डॉक्टर का वेट करते थे, इतनी भीड़ वहां लगती थी, इतनी गंदगी वहां होती थी, वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहां सफाई की व्यवस्था नहीं थी, और आज आप चैनल पर बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, उत्तराखंड में यूकेडी जो कह रही है कि उनका आंदोलन से बहुत बड़ा रिश्ता है, हम भी चलो इस चीज को मान लेते हैं, रिश्ता है, उन्होंने काम किया, जनता ने उनको भी तो मौका दिया था। 2002 में जब यहाँ पहली नीतीश सरकार बनी, उनको मौका मिला, उनके भी विधायक बने, तो उनकी भी तो कुछ उपलब्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए उस उत्तराखंड के लिए? खाली ये कहना डिबेट में बैठकर और आरोप लगाना सत्ता दल के ऊपर, खासकर कि सत्ता दल ने क्या किया, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं आपको अब बताना चाहूंगी कि सत्ता दल ने क्या किया। यहाँ पर हमने महिलाओं को 30% नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, ये सत्ता दल ने काम किया। हमने यहाँ आंदोलनकारी जो हमारे हैं, जो परिवार में जो उनके आश्रित हैं, उनकी पेंशन को बढ़ाने का काम किया। हमने 10% आरक्षण उनको देने का काम किया, जिसमें अभी हमारा अमली जामा पहनाना जो है बाकी है। कुकरेती जी, मुझे लगता है कुकरेती कि जी आज से हम पूरी प्रदेश तरह के लिए से जो काम कर रहे हैं, नाखुश नजर आ रहे हैं। कुकरेती जी, नाखुश क्यों नजर आ रहे हैं आप, देखिए जब उन्होंने आंदोलनकारियों का जिक्र कुकरेती किया जी तो? की बात, देखिए कुकरेती जी एक आंदोलनकारी है, मैं उनकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। कहा आपका जो आज सवाल था कि हमने जो हम रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, हमने क्या खोया और क्या पाया? हमने खोया भी है बहुत कुछ, हमने 40 से ऊपर जो शहादत दी है, हमने खोए हैं प्रदेश के युवा, हमने मातृशक्ति खोई है, हमने इस आंदोलन को लड़ा है, हमने लाठी डंडे खाए हैं। ऐसा नहीं कि खाली उत्तराखंड क्रांति दल ने डंडे खाए होंगे, डंडे हमने भी खाए, जितने पैनल में बैठे हैं मुझे लगता है कि सबने डंडे खाए, अलग अलग रूप में सबने इस उत्तराखंड को बनाने में मदद है, सब सड़कों पर आए हैं, सबने कहीं ना कहीं कोई बलिदान दिया है। तो मुझे लगता है कि आज हम हमने क्या खोया और क्या पाया है? हमने पाया भी बहुत कुछ है। हमने इस प्रदेश को का काम किया, इसको बढ़ाने का काम किया। आज हमारे प्रदेश के अंदर जब यात्रा पे चढ़ता है, वो यहाँ जो रोड थी जिसकी कनेक्टिविटी अभी हमारे भाई कह रहे थे, रोड की कनेक्टिविटी गांव तक चली गई और वहां से गांव खाली हो गए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि रोड चाहिए गांव तक, एक तरफ तो आप कहते हैं घर घर तक हमें रोड चाहिए, दूसरी तरफ आप आरोप लगाते हो वो गांव छोड़कर चले गए। देखिए, अभी मैं जो एक भाई मेरे कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जब लोगों को जहां अच्छी सुविधाएं मिलती है, हर व्यक्ति को तरक्की करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन कमलेश जी, डॉक्टर सड़क बने, तब जाकर वो कहीं पहुंची ना जब कहीं वहां से अधिकारी निकलने रूप के में हो, लिए ही शायद वो तैयार थे, झोला बस्ता बना हुआ था उनका। कुछ इस तरीके की नहीं, स्थिति नहीं, उत्पन्न हो चुकी है ना। तो उसको देखिए कमलेश जी देखिए क्यों मैंने पकड़ेंगी क्या कहा, कि भैया देखिए गांव से अगर मत आप जाओ? ये कहे कि पहाड़ों के अंदर डिग्री कॉलेज, हाँ। इंजीनियर कॉलेज, लॉ कॉलेज पहाड़ों के ऊपर बन जाए, वहां हमारा बच्चा वकील वकालत करेगा, वहां पर आपका कोर्ट बनेगा, तो ये संभव नहीं है ना। उसके लिए तो नैनीताल जाना पड़ेगा ना, उसके लिए तो आपको देहरादून आना पड़ेगा ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक आज है। हमारा प्रदेश जो काम कर रहा है, हाँ। कमलेश आज जी, मैं आती एक हूँ, बात के लिए आपको आती हूँ, बता आती दूं, हूँ। एक चीज जी, कि हर जिले में एक- जिला न्यायालय है और लगभग हर जिले में आपके पास जी, हाँ, जाना शिक्षा पड़ेगा, बिल्कुल। चिकित्सा देखिए, के आपको जाना संसाधन है। पड़ेगा ना। अगर आप ये कहें एक कि चीज, पहाड़ के ऊपर हम अदालत कमलेश बना जी, दे, पहाड़ के ऊपर हम पुलिस बना दे, ये संभव तो नहीं होगा ना। ठीक है। आप ठीक है। मुझे बताइए, पहाड़ की हमारी स्थिति क्या है, ये भी आप जानते हैं। आज हमने पलायन को रोकने के लिए होम स्टे के ठीक जरिए है। अपनी मातृशक्ति को बढ़ाने का काम किया। जो गांव की बात अभी कह रहे थे कि हमने गांव में क्या किया, हमने गांव में काम किया, हमने कनेक्टिविटी देने का काम किया, हमने नेट देने का काम किया, हमने युवाओं को साथ लेने का काम किया, हमने बुजुर्गों को जो है रखने का काम किया। हमने इस प्रदेश के अंदर, आज 25 साल का प्रदेश है, मैं ये तो नहीं कहूंगी ना कि कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, किया है कांग्रेस ने भी काम, लेकिन नहीं बता पाए उनके प्रवक्ता। हाँ, लेकिन आज जो उनकी नेगेटिविटी है, जो ऐसे हाँ, लोग होते हैं वो ठीक है। केवल नकारात्मकता सोचते हैं, सकारात्मक कभी नहीं सोचते। जो लोग जिला अध्यक्ष नहीं बना पाते, जिला अध्यक्ष में सिर्फ उठावल हो रही हो, वो प्रदेश की बात करेंगे। आएंगे जो इस लोग आज विषय पर ब्राह्मण, आएंगे कमलेश पंडित जी, और ठीक है। दलितों में बटे हुए रुकिए हो, रुकिए वो जरा, प्रदेश कुकरेती की जी बात। देते हैं, जी। फिर आती हूँ कमलेश जी आपके पास ही। कुकरेती जी,
देखिए, मैं कमलेश जी से कहता हूँ कि 25 वर्षों के अंदर सड़क की अगर आप बात कर रही हैं तो सड़क में सन 75 में तब भी मैं किलोमीटर पैदल जाता था और आज भी मैं अपने गांव 2.25 किलोमीटर पैदल जाता हूँ। ये एक बात। तो सड़क तो आते हो स्वास्थ्य के लिए, तब भी हमारे यहाँ फार्मासिस्ट होता था सन 75 में, और जब मैं वहां था, और आज भी मेरे यहाँ फार्मासिस्ट ही है। एक बात, वो जी, भी जब अपनी प्रदीप भाई, सुविधा के मेरी एक हिसाब बात से आ पूरी जाता हो जाने है। दीजिए। कमलेश जी, एक मिनट, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन 25 वर्षों के केवल एक चीज चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, राष्ट्रपति यहां, तो राष्ट्रपति का एक अपना दायरा है, वो विशेष सत्र में आएंगी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री अगर यहां आ रहे हैं तो आपके माध्यम से आप वहां सुझाव देंगी कि माननीय प्रधानमंत्री यहां आए, 25 वर्षों में रजत जयंती के अवसर पर हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। उद्योगों में जिस प्रकार से अटल जी ने जो छूट दी थी 10 सालों के लिए, क्या वो छूट देंगे? इन 25 वर्षों की बात बता रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं ये बात में, क्या परिसीमन को लेके जो मेरे यहाँ पीड़ा है, जो 2005 में हम जुलूस के सड़कों पे आने को विवश हुए थे, तो थोड़ा सा हम 5-7 सीट बचा पाए थे, क्या माननीय प्रधानमंत्री उसमें कुछ ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालेंगे कि ताकि हिमालयी राज्यों की तर्ज पे हमारे उन पहाड़ी राज्यों में हमारी विधानसभाएं सुरक्षित रह पाए? क्या प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से जो रोजगार की दृष्टि या जो हिमालयी नीति होनी चाहिए, और खासकर मैं भू कानून को एक समायोजित मैदान पहाड़ सरकार ने खुद कर दिया कि हरिद्वार में अलग चलेगा, यहां अलग चलेगा। हाँ। तो ये मैं आपके माध्यम से सुझाव के तौर पे कह रहा हूं, इसको आप शिकायत लिए जैसे ले, उसमें हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री आपसे खुश हो जाएं। पहले तो आपको बधाई कि आपको प्रवक्ता बनाया यहाँ पे, तो आप तरीके से बात रख रही है, तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बात वहां रखना चाहता हूं। और रही राज्य आंदोलन को आने के बाद, कितने शर्म की बातें हमारे लिए, हमें भी शर्म आ रही है। 25 वर्षों के बाद भी अभी हम चिन्हीकरण की मांग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की और राजनीतिक परिपक्वता की कमी है कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को अवहेलना की जाती है। अब स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, चौखटिया से 9 नवंबर को यहां लोग चलने वाले हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री कहां हैं? टॉर्च लेके नहीं मिल रहे हैं। मेरी आप बात तक अगर पूरी मतलब नहीं हुई थी मुख्यमंत्री मेरी- ऑर्डर कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री अपना इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ। लोक निर्माण विभाग यहाँ ठीक सड़कों है। में गड्ढे, और ठीक वो है। जो है प्रदेश में और आसाम में अपने प्रवचन दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रदेश में बहुत बड़ा उसका लोचा है, उसको सीधा करने की आवश्यकता है। ठीक है कमलेश जी, इन्हीं सवालों के साथ एक छोटा जी। सा कमेंट चाहूंगी, फिर आती हूँ दीपक जी के पास। जी, आप बिल्कुल देखिए, मैं प्रदीप जी की अभी कुकरेती जी हमारे भाई बोल रहे थे, आंदोलनकारी रहे हैं, और मैं सम्मान भी बहुत करती हूँ, और क्योंकि आंदोलनकारियों की वजह से ही आज हम इस पृथक राज्य में बैठे हैं, और इस राज्य में हम अपनी आजादी की सांस भी ले रहे हैं, और यहाँ हम हर चीज को कर रहे हैं। देखिए, हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया भी है, और अभी हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ और अच्छा करना है, और अचीवमेंट करना है। अभी जो हमारा विशेष सत्र यहाँ चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि विशेष सत्र खाली ऐसे ही हवा में कह दिया होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने। कुछ अच्छा बेहतर सोचा होगा, कुछ अच्छा बेहतर हमारे आंदोलनकारियों के लिए होगा, कुछ अच्छा बेहतर हमारे प्रदेश के लिए होगा, हमारी मातृशक्ति के लिए होगा, हमारे युवाओं के लिए होगा। और जब भी प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश के अंदर आते हैं, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ सौगात इस प्रदेश को दे करके जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमारे प्रदेश को मिलेगा उनका आशीर्वाद के रूप में। तो आज अगर हम ये कहें कि हम खाली नकारात्मकता ही बोलेंगे, कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे, तो क्या भाई 25 सालों में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ क्रांति दल से और कांग्रेस से कि क्या एक भी अच्छा काम नहीं हुआ यहाँ? क्या ठीक है। एक भी विकास कार्य नहीं हुए यहाँ? ठीक है, क्या कमलेश एक भी नौकरी नहीं लगी लोगों की? क्या एक भी अस्पताल बिल्कुल। नहीं बने? क्या ठीक है। एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बने? हाँ। क्या यहाँ पर लॉ कॉलेज नहीं बने? क्या यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ? मुझे लगता है कि ये बेईमानी सा है उन लोगों के लिए जो केवल और केवल अपने नकारात्मक चश्मे से देखते हैं इस चीज को। हाँ। आज हमारे प्रदेश को क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है। हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों में और विदेशों तक कहीं ना कहीं एक अपना स्थान बना रहा है, अपनी पहचान बना रहा है। हमारा यूसीसी है जिसमें हमें एक समान अधिकार दे रहे हैं। हम यहाँ पर नकल विरोधी कानून लाए, बरसों से नासूर की तरह हमें जो है नकल के कारण हमारे बच्चे पिछड़ जाते थे। आज दो से तीन परीक्षा ठीक पास है। कर रहे हैं हमारे बच्चे। ठीक अब है वो लोग कमलेश जेल जी, जा रहे हैं, ये जो विषय गलत फिर काम और कर ज्यादा रहे हैं, खिंच जो जाएगा नकल अगर हम करवा नकल रहे हैं। विरोधी आज कानून हम तक महिलाओं को पहुंचेंगे। आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज रुक हम जाते युवाओं को हैं। आगे ला आती रहे हूँ हैं, कमलेश जी स्वरोजगार आपके जोड़ने पास। का काम कर रहे हैं। दीपक आज जी हम से एक यहाँ सवाल ले इंडस्ट्री लेते हैं, लेकर आ रहे हैं। समय आज हम कम यहाँ है, पर समय कार्य कम भी है देने हमारे का काम पास। कर रहे हैं। दीपक जी, तो मुझे लगता है अभी हमने जो कुछ किया है, क्योंकि हमारी निरंतर प्रक्रिया है, विकास की निरंतर ठीक प्रक्रिया है है। कमलेश जी, जो आऊंगी भी आपके हमारी पास। आर्थिक है वो हमारी समझ निरंतर गए कि प्रक्रिया आखिरकार है, उसको सरकार हम जो हर रोज रजत पूरा जयंती पर करेंगे, विशेष क्योंकि सत्र जिस बुला तरीके से रही घर में है, हमारी जरूरतें तो होती है, आखिरकार उसका हर रोज कोई हमें ना कुछ कोई ना कुछ मकसद नया जरूर है। अचीवमेंट करना है। हर रोज आंदोलनकारियों हमें के लिए बच्चों के बड़ी लिए कुछ ना सौगात कुछ मिल नया सकती करना है, तो और पुष्पा सिंह प्रदेश धामी को जी भी ने बड़ी गार्जियन सौगात की के रूप हैसियत में, से आशीर्वाद के रूप अपने में इस प्रदेश के प्रधानमंत्री लिए, देकर अपने जाएंगे। युवाओं के लिए, मान अपनी लेते हैं, महिलाओं के लिए, मान अपनी लेते हैं। बच्चों के लिए
कुछ ना कुछ नया कमलेश जी, करते हैं क्या आपको मेरी और ऐसा आवाज मिल करते पा हैं रही जो है? आने वाले कमलेश जी, समय में लगता है हमारे जब कमलेश जी बच्चे तक इसको मेरी याद आवाज नहीं करेंगे पहुंच तो पा रही देखेंगे है। कि कमलेश जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो ठीक काम है, किए कमलेश जी हैं, की तो ऑडियो नहीं थोड़ी है। सी डाउन मतलब कीजिएगा और उन्हें बताने की कोशिश कीजिएगा पीछे कि उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है दीपक जी, देखिए निशित जी, जिस राजनीतिक चश्मे की बात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता विपक्ष के लिए कह रही है, उनको जानकारी के लिए मैं दे दूं कि 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं को, सारे नेताओं को एक आरएसएस द्वारा एक राजनीतिक चश्मा बांटा जाता था, जिसके एक तरफ हिंदुत्व लिखा रहता था, दूसरी तरफ सनातन लिखा रहता था। ये 2014 से पहले की स्थिति बता रहा हूं। लेकिन 2014 से जब से ये सरकार में आए हैं, केंद्र में आए हो, विभिन्न राज्यों में आए हो, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नया चश्मा दे दिया गया है, राजनीतिक चश्मा, जिसमें विपक्ष के लिए, विशेष रूप से विपक्ष के लिए, चश्मे के एक शीशे में लिखा रहता है जिहाद और दूसरे शीशे में लिखा रहता है नक्सलवाद। मतलब अगर आपको आपकी बात, आपको विपक्ष अगर आपकी बातें नहीं सुन रहा है तो उसको नक्सलवाद करार दे दीजिए। अगर आपकी बातें, अगर एक विशेष वर्ग आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसको जिहाद का नाम दे दीजिए। ये पिछले 14 वर्षों में इस प्रदेश को और पूरे देश को ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को ये चश्मा बांटा गया है आरएसएस द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा। और अब इसी से ये सारे विपक्ष को देखते हैं, इसी राजनीतिक चश्मे से ये सारे उनके तर्क वितर्कों को अपनी कसौटी में रखते हैं। लेकिन इससे पूर्व 2014 से ठीक पूर्व है। इनके पास कोई ऐसा चश्मा नहीं था। इसीलिए आज जब भी इनको कोई जवाब नहीं मिलता है, ये उसको नक्सलवाद करार देते हैं, विपक्ष की बात को ये उसको करार करते हैं जिहाद की बात। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमलेश जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? कमलेश जी मेरी आवाज आ रही है? जी मैं पूछना चाहता हूं, जो 42 शहादतें हुई थी उसमें कितनी महिलाओं ने शहादतें दी थी? मैं आपसे जानकारी मांगना चाहता हूं और उनके नाम बताइए। बात बताइए, आप अकेले तो आंदोलन उनके नाम बताइए, मुझे पूर्णतः यकीन है आपको उनके नाम तक नहीं पता है। करके उत्तराखंड क्रांति दल की वजह आप से नहीं, नाम आप बताइए उन महिलाओं का, दीजिएगा। कितनी महिलाओं ने ये शहादत हम दी उन लोगों थी? की जवाब नहीं है शहादत भारतीय जनता है, पार्टी के हमारी प्रवक्ता के मातृशक्ति पास। की शहादत है। इनका कोई और स्थान नहीं है बताइएगा। आंदोलन से, किसी क्षण की बात। अरे आप नाम हमारा बताइए, हिस्सा नहीं, ठीक तो है देख दीपक जी, लीजिएगा, नाम बताइए आप भैया उन देखिएगा। महिलाओं का। आप ठीक है दीपक जी, देखिएगा, दीपक आप जी। संख्या देखिएगा। बताइए, फिर नाम हमारी बताइए। मातृशक्ति ने दान आप दिया। स्वयं महिला हैं, और हमने पूरा आंदोलन देखा कार्य है, के बारे में आपने आपने नहीं बोला देखा है। कि आपने आप कहा कि हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया। तो आप मुझे बताइए कितनी महिलाओं ने शहादतें दी? दीपक जी, आप आंदोलन में नहीं रहे। कितनी महिलाओं ने ठीक है, शहादतें दी? रुकते हैं दीपक जी। नाम बताइए। दीपक जी आंकड़ों तक पहुंचने की कोशिश मत जानकारी कीजिए, नहीं रुक है, जाए। झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कोई साहूकार नहीं है इनका इस आंदोलन से भारतीय ठीक जनता है, पार्टी का। ठीक है, जांच ठीक है। नहीं होगी तो महिलाओं के बारे में हमारे पता है, आंदोलन कितनी महिलाओं ने शहादतें दी इस प्रदेश के लिए। ठीक है, बताइए समय जरा। कम है, समय कम है, समय कम समझ में नहीं आ है। रही है भारतीय दीपक जनता जी, पार्टी के दीपक जी, प्रवक्ता को। टाइम किल नहीं करते ऐसे लड़ाई शर्म में। जानकारी नहीं है, पढ़ लिखिए, सत्ता में ठीक है, आप राकेश जी, आपको राकेश इस आप प्रदेश को। दीपक जी रुक जाइए। कमलेश जी रुक आंदोलन जाइए, के बारे में नहीं पता आपको। रुक जाइए। दीदी बताइए रुक ना जाइए, मुझे। रुक जाइए। आप जानकारी दीजिए कौन सी महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं ने शहादतें दी? कितनी महिलाओं ने शहादतें दी बताइए ना। दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी, दीपक जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए, समय कम है, चर्चा नहीं हो पाएगी आगे विषय पर। कोई जानकारी नहीं है और आंदोलन का श्रेय लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल कोई श्रेय नहीं ले रहा है, कोई ले भी नहीं हाँ, उन्होंने सकता। हमने जिन्होंने आंदोलन शहादत करा, दी जानकारी है, होनी जिनको। जिन्होंने मैं शहादत नाम दी नहीं है वो सब जानते हैं कौन है वो लोग। ठीक है, सत्ता रुक जाइए के दीपक बारे में जी, इसलिए आपको- दीपक जी रुक जाइए, टाइम किल हो रहा है, रुक जाइए। कोई कमलेश जी रुक जानकारी जाइए। नहीं राकेश जी आपके पास आना चाहूंगी। कोई जानकारी राष्ट्रपति नहीं है। संवैधानिक प्रणाली का भारतीय प्रमुख जनता पार्टी स्तंभ के है। प्रवक्ता को कोई जानकारी नहीं है कि कितनी रुक जाइए, महिलाओं को, दीपक कितनी जी। महिलाओं ने शहादतें दी हैं। दीपक जी आप सुन लीजिए थोड़ा सा, और भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे भी मुझे सवाल लेने दीजिए। राकेश जी एक छोटा सा सवाल ये है कि देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है, और जब इतनी बड़ी संवैधानिक प्रक्रिया होने जा रही है, 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उस दौरान संभावना जताई जा रही है कि राष्ट्रपति पहुंचेंगी, तो क्या लगता है कि बड़ी सौगात कुछ मिलने जा रही है? आखिरकार ये विशेष सत्र कितना विशेष हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का मौजूद होना वहां पर कितना जरूरी है, और ऐसे विषय पर जब उन्हें इनवाइट किया गया है। देखिए निशी जी, हमारे संविधान की सबसे बड़ी पोस्ट है, हमारे संविधान का मुखिया है राष्ट्रपति। तो अगर वो हमारे राज्य में आ रहा है और हमारे विशेष सत्र में आ रहा है तो हमें आदर और सम्मान के साथ उनकी बातों को सुनना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये कहीं ना कहीं अपने विचारों से इस प्रदेश को इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे कुकरेती जी हैं, चाहे कमलेश रमन जी हैं, चाहे हमारे रावत जी हैं।
तो हम क्या निचोड़ निकाल पाए? आप आज की डिबेट से निकालिए। हमारा प्रदेश इस तरफ जा रहा है। मुझे जो दुख है कि हम 25 साल में सीखे क्या? अगर विपक्ष का ये काम है कि वो ये तो बताए कि यहां पे ये दिक्कतें आ रही है। हम सत्रों का छोटा कमेंट जी, सत्रों में पिछले सत्र में क्या किए? पिछले 3 दिन का सत्र जब हमारा वहां चला तो हमने क्या किया? तो मैं तो सिर्फ अपने राजनीतिक साथियों से यही विनम्र निवेदन करूंगा कि राष्ट्रपति जी आ जाएं, प्रधानमंत्री जी आ जाएं, मुख्यमंत्री जी बैठ जाएं, लेकिन हम अपनी बात वहां तक पहुंचा पाए। कहीं हम इस तरह प्रदेश के शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात बात रखिए। कह पाए। हमारी कितने बातों से कमलेश रमन जी को अगर नहीं पता है कि कितनी महिलाएं वहां शहादत हुई तो ये कमी है कमलेश रमन जी की। लेकिन इस बात को लेके हमें लंबा नहीं खींचना है और हमें सादगी से मान भी लेना है कि मुझे याद रही है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा एज ए राजनीतिक विश्लेषक कि राज्य का हित उसमें है कि हम राज्य के लिए चिंतित रहें। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और अभिषेक जी, आपसे एक छोटा सा फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, 10 सेकंड में बात रखिएगा। हमारी बहन भाजपा की विद्वान प्रवक्ता है, अभी मेरे को उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता के नाते बोला कि आपको डाटा पता नहीं है कि आपने क्या उपलब्धियां, आपने सरकार में रहे और आपने क्या किया। हाँ। ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि हमने पलायन रोकने की कोशिश करी और पलायन रोका। अभी उनका इसमें बाइट है, ठीक है, लेकिन पलायन आयोग खुद ही पलायन हो चुका है। ठीक है। और मैक्सिमम पलायन आप देखिए 2022, 2023 और 2024 आप जाके देखिए, सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। और मैं ये अभी और चीज बोल रहा हूँ, मार्च में एक माफी हमने चाहूंगी, इंडिया आपको बैठे थे, इंटरप्ट कर रही हूँ elevated क्योंकि समय की कमी को देखते हुए विस्पन्ना चर्चा और को यहीं पर बिंदाल। समाप्त करना पड़ेगा। इनका बहुत क्या बहुत हुआ? शुक्रिया सभी पांच का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज की चर्चा बेहद खास रही है क्योंकि विशेष सत्र में अब लगातार उन अहम मुद्दों पर चर्चा होने जा रही है जो कि 25 सालों में नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन आगे आने वाले वर्षों में उनका होना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रदेश की प्रगति पर चर्चा होगी और ये विशेष सत्र पर चर्चा होगी क्योंकि प्रदेश अब रजत जयंती वर्ष में कदम रखने जा रहा है। रजत जयंती को और भी ज्यादा प्रमुख बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण यह है कि इस मुद्दे पर चर्चा किस सरल स्वभाव में की जाएगी और आखिरकार क्या प्रदेश को एक बार फिर से सोचा जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।